सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग अपने शैव ग्राम के यात्रा से लौटने के बाद अपने सभी सदस्यों के साथ उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। मेरा जला हुआ चेहरा ये बता रहा है कि मैं राजस्थान की गर्मी से लौट आया हूं। हम लोगों ने जो वहां देखा वो बहुत ही सकारात्मक माहौल है। वहां के सभी प्रतिष्ठित लोगों से वार्ता हुई मेरी। करीब 25 से 30 प्रतिष्ठित लोग वहां इकट्ठे हुए और सबने एक स्वर से सहमति दी कि इस कार्य को वहां किया जाना चाहिए। सबके सहमति देने के बाद हम लोगों ने वहां पर एक नदी है, बनास नदी, जिसकी दूरी हमारे आश्रम से बस से 50-60 कदम होगी, ज्यादा नहीं। तो वहां मैं गया तो देखा कि वहां पर भी लगभग 2 फीट का पानी इस गर्मी में उपलब्ध था। और लोग बताते हैं कि ये बरसात में तेजी से बहती है और जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो इसमें पानी खत्म हो। वो प्रकृति के स्रोतों से, जमीन के अंदर से पानी जो निकल के आता उससे वो नदी संचालित। उस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कम से कम 8-10 फीट पानी उसमें होना चाहिए। इसके लिए भी शैव ग्राम वहां पर प्रयास करेगा, छोटे छोटे तालाबों का गठन करेगा, वनस्पति लगाएगा, वृक्षारोपण करेगा, जिससे कि वह नदी पुनर्जीवित हो सके। उस नदी पर मैंने देखा कोई घाट नहीं बना है, तो लगभग एक 100 मीटर का घाट चौड़े पत्थरों का बना दिया जाए, जिससे कि लोग उस घाट का इस्तेमाल करके उस नदी के पानी का इस्तेमाल कर सकें। कुछ काम उसमें 5-6 दिन का जेसीबी से कराना पड़ेगा। इसके बाद वह नदी पुनः सक्रिय हो जाएगी, ऐसा मेरा विचार है। प्रकृति का सहयोग और पुरुषार्थ के प्रयास से वह नदी पुनर्जीवित की जाएगी। शैव ग्राम इसके लिए अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैंने वहां ये देखा कि आश्रम की जो जमीन है शैव ग्राम की, वो व्यवस्थित की जाए तो उसके अंदर हम लोग बहुत कुछ संभावनाएं मुझे दिख रही हैं। जैसे कि उसमें कुआं है, कुएं में पानी भी है। अभी 50-60 फीट की गहराई पर पानी है और ये 70 फीट के नीचे तक जाता है और फिर ऊपर आ जाता है। तो उसमें सोलर समरसेबल लगाने का इरादा है, जिससे कि बिजली के लिए हम किसी भी एजेंसी पर आश्रित ना रहें। सोलर समरसेबल 2 किलोवाट का लगाने का इरादा मैंने बनाया है। वहां पर एक भंडार गृह है, जिसको भविष्य में गोबर गैस से संचालित किचन में कन्वर्ट कर दूंगा, जिसमें कि 500 से 1000 व्यक्तियों का भोजन नित्य आसानी से बन सके। तो हम पेट्रोलियम गैस पर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। जल का स्रोत है ही, तो मतलब ये है कि बिजली के लिए भी हम निर्भर नहीं है, गैस के लिए भी हम निर्भर नहीं है और पानी के लिए भी हम निर्भर नहीं। सभी तरह के स्रोतों को हम लोग अपना स्वनिर्मित स्रोत का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा वहां पर 500 साल से अधिक पुराना बरगद का वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष। स्वामी जी के रहने के लिए 2 बड़े बड़े कमरे हैं, वॉशरूम है, बाथरूम है, गौशाला भी है, लेकिन सब अव्यवस्थित है। कहीं पुताई नहीं हुई है, तो कहीं छत कमजोर हो गई है, तो कहीं दीवार
कमजोर हो गई है, तो मतलब इसको पूरा का पूरा रेनोवेशन कराना पड़ेगा। स्वप्ना जी पूरा नाप जोख करके ले आई हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट हैं। अब ये हमको 2-3 दिन में बजट बताएंगी कि इसमें टोटल क्या पैसा लगेगा, वो पैसा दिया जाएगा। अभी जो पैसा लगा है वो वहां पर बाउंड्री वॉल 8 फीट ऊंची बन गई है। उस बाउंड्री वॉल पर प्लास्टर हो गया है, पुताई हो गई है। अब उस बाउंड्री वॉल के किनारे 10 फीट चौड़ी क्यारी चारों तरफ बनाई जाएगी। मतलब 10 फीट बाई 700 फीट की क्यारी बनेगी। 10 फीट चौड़ी होगी और ऐसे सर्कल में 700 फीट की क्यारी होगी, जिसमें हम फलदार वृक्ष लगाएंगे, ऐसी सब्जियां लगाएंगे जिनको आश्रम के लोग उपयोग कर सकें, सुगंध देने वाले पुष्प लगाएंगे, और वहां पर जो साथी स्थायी रूप से रहते हैं या रहेंगे भविष्य में, उनके रुकने ठहरने के लिए वहां पर गद्दा, तकिया, चद्दर, पलंग आदि सभी तरह की व्यवस्था की जाएगी। प्रयास ये किया जा रहा है, इस आश्रम को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि हमें आश्रम के बाहर के किसी भी सिस्टम पे डिपेंड ना होना पड़े। ना मुझे सरकार पर डिपेंड होना पड़े, ना हमें सीएसआर पर डिपेंड होना पड़े, ना हमें किसी नेतागिरी में पड़ना पड़े, ना बिजली विभाग पर डिपेंड होना पड़े, ना जलकल विभाग पर डिपेंड होना पड़े, किसी पे नहीं। अपने सनातन ज्ञानपीठ के जो मेंबर्स हैं उनके सहयोग से यह संस्थान चलता रहे। जिसका हस्तक्षेप नहीं होगा वो व्यक्ति आराम से काम कर लेगा, और जब जिसका हस्तक्षेप ज्यादा होगा किसी भी मशीनरी या सिस्टम में, तो वह मशीनरी और सिस्टम के संचालन में दिक्कत आएगी। इस तरह से ये पूरा आत्मनिर्भर मॉडल बनाने का हम लोगों ने निश्चय किया। यहां तक कि वहां जो गाय हैं उनके लिए भी चरही बना रहे हैं, चारागाह छोटा सा, जिसके अंदर उनके खाने की हरी फसल पैदा की जा सके। हमें बाहर से भूसा आदि खरीदने के लिए निर्भर न रहना पड़े। हमें वहां पर प्रकृति के अलावा और किसी भी तरह के संसाधन की जरूरत ना हो, इस तरह से ये शैवग्राम विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर खाना, रहना और जीवन यापन का जो भी आवश्यक चीजें हैं वो सब प्रकृति से प्राप्त करने का प्रयास है, पैसे से प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं। यहां तक हमने अपनी योजना बताई। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो, आप अपनी बात पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। है किसी के मन में कोई प्रश्न, जिज्ञासा? स्पष्ट है गुरु जी। सब स्पष्ट। इसके बाद जब मैं वहां से लौट के आया, कल आ गया था रात्रि में, तो रात भर चिंतन चला और आज सुबह भी चिंतन चला। हमने कहा कि व्यक्ति का आत्मनिर्भर होना पर्याप्त नहीं। आत्मनिर्भरता मनुष्य की पहचान नहीं है, वो तो जीव जंतु पशु पक्षियों की पहचान है। अपना आत्मनिर्भर हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना घर बना लिया है, रह रहे हैं, उसी में बच्चे पैदा हो गए, बच्चे पल गए। फिर क्या है, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हम उसमें रिवर्स इनकम जनरेट करेंगे। मतलब समाज से लेंगे कुछ नहीं, और समाज को इस तरह से उसके अंदर तैयार करेंगे कि समाज जो वहां प्रशिक्षण ले ले उसका जीवन यापन हो जाए। इस तरह रिवर्स इनकम प्रोसेस को वहां पर डेवलप किया जाए। मेरा मतलब
आपके अपने जीने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, यह आत्मनिर्भरता है। लेकिन आप इस तरह का जीवन जिए कि आपके जीने से किसी और का जीवन चल जाए। ये रिवर्स इनकम प्रोसेस हम वहां पर अडॉप्ट करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि मनुष्य बुद्धिजीवी है। तो वह क्या करेगा? वह प्रशिक्षण के अभाव में पराश्रित पराधीन हो गया है। अगर मनुष्य का सही तरह से प्रशिक्षण किया जाए तो वह पराश्रित पराधीन नहीं होगा, बल्कि उपयोगी होगा। इसलिए हम वहां पर क्या करेंगे? हम आधुनिक लोक उपयोगिता का प्रशिक्षण देंगे। कोई धर्म की दुकान नहीं चलेगी। रामायण हो गई, सत्यनारायण व्रत कथा हो गई, घंटा बजा दिया, शंख बजा दिया, घंटी बजा दिया, ये सब नहीं होगा। उस शैव ग्राम में आधुनिक लोक उपयोगिता का प्रशिक्षण होगा। इसमें सहानुभूति के मनोविज्ञान का प्रशिक्षण होगा। व्यक्ति अपने तनाव, अपने अवसाद, अपने अकेलापन का प्रबंधन कैसे करे, इसके लिए व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाएगा। वह जो अपना संवाद कर रहा है किसी के साथ, वह संवाद कैसे प्रभावी हो, उपयोगी हो, भावनात्मक हो, दूसरे के लिए प्रयोग करने योग्य हो, इस तरह के प्रभावी संवाद का प्रशिक्षण वहां पर दिया जाएगा। कब किस व्यक्ति को किस शब्द का चयन करना है, अगर शब्द पर्याप्त नहीं है तो नए शब्दों का निर्माण करने का विज्ञान क्या है, और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की पद्धति उन शब्दों के माध्यम से क्या है, इसको हम लोग वहां पर अपने लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। क्यों करेंगे? जिससे कि शैवग्राम का व्यक्ति जब समाज में जाए तो उसका आत्मविश्वास इतना प्रबल हो कि वह अपने शब्दों से, अपने कार्यशैली से, अपने हाव भाव से, अपनी अभिव्यक्ति से समाज पर एक प्रभाव छोड़ सके। इसलिए हम लोग उसे प्रशिक्षित करें। हम लोग जो हमारे डोनर्स हैं, दानदाता जिसे हम कहते हैं, या सपोर्टर्स हैं, जो हमारे समर्थक हैं, उनके साथ हमारे द्वारा प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों का निरंतर संवाद होता रहेगा, निरंतर संवाद होता रहेगा। और उस संवाद को करने की एक कला भी है। अभी जैसे शिवम शुक्ला जी बात करते हैं या और लोग जो बात करते हैं, इनको बात करना नहीं आता। लोग जो इनको फोन करते हैं उन्हें भी बात करना नहीं आता, क्योंकि इन लोगों को प्रशिक्षित नहीं किया गया। घर में दाल चावल रोटी सब्जी कपड़ा पैसा बोल लेना, हिंदी जानना नहीं है। आपको अपनी बात किस क्रम में रखनी है, कितनी रखनी है, किस तरह से रखनी है, और किस व्यक्ति के सामने कौन सी बात रखनी है, जब तक इसकी जानकारी आपको नहीं होगी तब तक आप अपनी अभिव्यक्ति कभी भी सही तरह नहीं कर पाएंगे। आपका डिजिटल साक्षरता का भी प्रशिक्षण वहां दिया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी और आईआईटी और ये सब पढ़ने वाले बच्चों की वहां नहीं, डिजिटल साक्षरता, नई तकनीक जिसके बिना अब भविष्य का जीवन यापन संभव नहीं होगा।
आज से 2030 के बाद जो थोड़े से लोग इस दुनिया में बचेंगे वह किस तरह की तकनीक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारी तकनीकी चेंजेस तब तक हो चुके होंगे। बहुत बड़ी जनसंख्या धरती छोड़ के जा चुकी होगी। जो आज तकनीकें है, मोबाइल फोन आप लिए हुए हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, पिक्चर हॉल्स हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। जैसे घड़ी खत्म हो गई, पहले लोग घड़ी पहना करते थे, खत्म हो गई। लोग कैमरा लेके चलते थे, खत्म हो गया। उसी तरह जिन चीजों का आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब भविष्य के इक्विपमेंट्स नहीं है। तो भविष्य के जो इक्विपमेंट्स होंगे उनको कैसे यूज करना है, उनका कैसे उपयोग करना है, वह आपके लिए कैसे मददगार होंगे, इसके लिए भी हम लोग वहां पर विशेष तकनीकी सत्र आयोजित करेंगे। डिजिटल टूल्स, एआई और नॉन एआई दोनों तरह के डिजिटल टूल्स को यूज करने का पद्धति हम बताएंगे। हम लोग जो मोबाइल लेकर घूमते हैं, एप्पल का, मोटोरोला का या वगैरह वगैरह, हम लोग इसका 10% भी यूज नहीं जानते। न जाने कितने फीचर्स इसमें ऐसे हैं जिनको कभी खोलकर देखे ही नहीं कि इसमें होता है। व्हाट्सएप पढ़ लेना, कोई फेसबुक चला लेना, शेयर बाजार देख लेना, कोई बात आई सुन लेना, यूट्यूब पर गाना सुन लेना, ये सब 10% के अंदर है। 90% मोबाइल का यूज हम करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आता नहीं। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का सदुपयोग कैसे करें, कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमारे लिए उपयोगी है, इसका चयन कैसे करें, इसके लिए भी हम लोग वहां पर अपने प्रशिक्षण लेने वाले जिज्ञासुओं को प्रशिक्षित करें। आधुनिक अर्थशास्त्र की समझ विकसित करेंगे, क्योंकि परंपरागत अर्थशास्त्र अब अनुपयोगी हो गया है। आज से 80 साल, 90 साल, 100 साल पहले जो अर्थशास्त्र के सूत्र दिए गए थे वो सब अनुपयोगी हैं। इसलिए परंपरागत पैसा कमाने के जो तरीके हैं उनसे अलग हटकर आने वाले युग में पैसा कमाने के क्या तरीके होंगे, उनका भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। समाज में संपन्न बनने का बस सिर्फ एक ही सूत्र है, दूसरा कोई सूत्र नहीं। कोई भगवान आपको पैसा नहीं देता, ना जीसस क्राइस्ट देते हैं, ना अल्लाह मियाँ देते हैं, ना लक्ष्मी जी देती हैं, ना कुबेर जी देते हैं, कोई नहीं देता। तंत्र में यक्षिणी कुछ हद तक पैसा देने में सहायक, बाकी सब भ्रम है। समाज में पैसा कैसे मिलता है बताइए, आप लोग बताएं, समाज में पैसा कैसे मिलता है? गुरुजी अमित बोलूं, अगर हम समाज के लिए कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं और उसको एज ए प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बिल्कुल सही है, एक तरीका बताया। और पैसा जो कमाया जाता है ना वो रिलेशन से कमाया जाता है। रिलेशन और इमेज, आपके रिश्ते और आपकी छवि आपको पैसा देती है। बताइए, मैं गलत कह रहा हूं, मेरा विश्लेषण गलत हो तो आप बताइए। गुरुजी थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। ठीक है, भारत में गाड़ी बनाने की कितनी कंपनियां हैं? गुरुजी 8-10 तो होंगी अब। हम कहते 10 होंगी। जी। आपको गाड़ी अगर खरीदनी है अभी, तो आप किसको गाड़ी
मतलब किस कंपनी की गाड़ी पर सबसे ज्यादा रिलाई करेंगे कि ये गाड़ी इस कंपनी की ली जाए, ये सबसे ज्यादा विश्वसनीय है? कोई उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस होगा ना, जी गुरुजी बिल्कुल। कि कोई भी गाड़ी लेके चले आएंगे। नहीं गुरुजी, थॉट प्रोसेस होता है। वो थॉट प्रोसेस प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर रहा है। वो जो आपका थॉट प्रोसेस है वो प्रॉब्लम रिजॉल्वर नहीं है। क्या है? नहीं गुरुजी, वो इमेज एक ऐसी है कंपनी की कि हमें मतलब लगता है कि यही इसी की बेटर है। इसकी बेटर है। तो प्रॉब्लम रिजॉल्व करना एक अलग चीज है। बहुत सी गाड़ियां हैं जो आपके ब्रांड गाड़ियों से बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन उनका नाम ही लोगों ने नहीं सुना। टायर हैं, नाम ही नहीं सुना। क्यों? क्योंकि कस्टमर के साथ उन्होंने कभी अपने रिलेशन डेवलप। अच्छा टायर कौन सा होता है बताइए? कार का टायर बदलवाना पड़े तो आप जा करके सबसे पहले कौन सा टायर पसंद करेंगे? गुरुजी अगर एवरेज में जाएंगे तो सीएट, नहीं तो मिशलिन या कोई और टायर लेंगे। ठीक है ना? मतलब कि जिस तरह के टायर के साथ या टायर बनाने की कंपनी के साथ आपका रिलेशन कंफर्टेबल है, आप वो टायर डलवा के चले आएंगे। क्या और कुछ होगा? यही होगा ना? ऐसा ही होता है गुरुजी। ऐसे ही होता है। तो यहां पर टायर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। आप एमआरएफ का भी डालेंगे तब भी वैसे ही है, और आप कोई दूसरा सीएट का डालेंगे या दूसरे डालेंगे वो भी सब ऐसे ही। योकोहामा, नाम सुना है? योकोहामा। जी गुरुजी। ये टायर अभी तक के मेरे अनुभव में सबसे अच्छे टायर हैं। लेकिन अभी किसी से बात करो, कहे अच्छा ऐसी भी कोई कंपनी, हमने तो नाम ही नहीं सुना। तो ये क्या है? उस कंपनी का यहां के कस्टमर से रिलेशन डेवलप नहीं। रामदेव जी आयुर्वेद की दवाइयां बनाते हैं। मैं अभी राजस्थान गया तो देखा हर घर में रामदेव जी की फोटो लगी हुई है ड्राइंग रूम में। और जब सबसे रद्दी आयुर्वेद की दवाई वही बनाते हैं, लेकिन हर घर में प्रयोग हो रहा है, उन्हीं का मंजन है, उन्हीं का तेल है, उन्हीं का साबुन है, सारी चीजें सब रामदेव रामदेव रामदेव। क्यों? क्योंकि वो भगवा कपड़ा पहन लिया, दाढ़ी बढ़ा ली और ऐसे हाथ उठा लिया। और यही भारत के अंदर संबंधों को डेवलप करने का तरीका है। धूप पापेश्वर का मालिक कभी आपको ऐसे हाथ उठाए हुए ब्रांड बेचता मिला? डामर का मिला, वैद्यनाथ का मिला, या और किसी झंडू कंपनी का मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भारतीय मानसिक रूप से विकलांग है। उसे गुणवत्ता नहीं चाहिए, उसे रिलेशन चाहिए। भले ही क्वालिटी सबसे खराब हो, लेकिन भगवा कपड़ा पहने, दाढ़ी रखे और ऐसे हाथ उठाए बैठे हैं, बस इसका माल सही है, बाकी सब गलत। आप बताइए रामदेव के प्रोडक्ट कौन सी प्रॉब्लम ऐसी रिजॉल्व करते हैं जो दूसरा नहीं कर सकता? कोई एक प्रॉब्लम बताइए कि वो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं लेकिन दूसरा नहीं कर सकता कोई से। गुरुजी ऐसा कोई यूनिक फैक्टर नहीं है। नहीं है ना? लेकिन इसके बाद भी ये उनकी मार्केटिंग है कि उनका 50 बार उनके प्रोडक्ट विश्व में बैन हुए, भारत के अपने जांच में रद्दी पाए गए, विषाक्त पाए गए, जहरीले पाए गए, और इसके बाद भी लोग प्रयोग कर रहे हैं। कोई वैल्यू ऐड नहीं किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने क्या है, धर्म के ओट में एक रिलेशन डेवलप किया अपने और अपने कस्टमर के बीच में। और ये जो रिलेशन डेवलप किया यही उनका बिजनेस है। जिस दिन रामदेव जी अपनी दाढ़ी बनवा करके जीन्स और टी शर्ट पहन के मार्केटिंग शुरू कर देंगे, उसी दिन दुकान उनकी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर आदमी तुलना करेगा।
अभी धर्म के आडंबर के कारण आदमी तुलना नहीं कर रहा है, उनको धर्मात्मा समझ रहा है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट तक उनको लथाड़ चुकी है कि आपके प्रोडक्ट बहुत खराब है, बहुत ही रद्दी क्वालिटी के हैं। और दुनिया जानती है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेइज्जत किया, विश्व के 27-28 देशों ने बेइज्जत किया, भारत के अंदर न जाने कितने बार उनके प्रोडक्ट मानक से बहुत नीचे पाए गए, इसके बाद भी खरीद रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवा पहने हैं। तो ये क्या है? ये रिलेशन है जो बिजनेस को चला रहा है, कि प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हैं इसलिए उनका बिजनेस चल रहा है। बताइए। मुझे ये बातें सुन के तो यही लग रहा है कि रिलेशन पे ही चल रहा है, क्योंकि अब कोई यूनिक जो वो बना रहे नहीं हैं नहीं, बाकी कंपनीज भी बना रही आप हैं। मेरे कहने पर मत जाइए, आप अपना भी विश्लेषण करिए, आप मेरे कहने पे क्यों जा रहे हैं? गुरुजी ऐसी कोई यूनिक चीज तो वो नहीं बनाते, बाकी कंपनी ही बनाती है, और जो उनकी जो चीजें हैं उनकी गुणवत्ता भी इतनी अच्छी नहीं है। तो जो लोग एनालिसिस करते हैं उन्होंने छोड़ भी दिया है, पर मेजोरिटी लोग करते हैं यूज आज भी, प्रयोग काफी मात्रा में। ये क्या, ये रिलेशन, ये जो रिलेशन डेवलप कर लेते हैं लोग सोसाइटी के साथ, ये लोग सक्सेसफुल होते हैं। अगर आगे बढ़ना है तो उस सोसाइटी जिसकी आपने प्रॉब्लम रिजॉल्व की है उसके साथ आपको रिलेशन भी डेवलप करने पड़ेंगे अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। आप बस सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान मत दीजिए, रिलेशन को भी कंट्रोल कीजिए, तभी आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। मेरे विचार में किसी की असहमति हो, आप अपनी बात रखिए। कोई असहमति किसी की? सहमत है गुरु जी। और लोग भी बोल दीजिए, बोलने का पैसा नहीं लगता है। सहमत है गुरु जी। सहमत है गुरु जी। तो ये जो चीजें हैं, ये जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, ये वहां पर रहने वाले बच्चों को या वहां पर जिज्ञासुओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। समाज की नब्ज को कैसे टटोला जाता है, समाज से फीडबैक कैसे लिया जाता है, समाज की एक्टिविटी, क्रियाकलाप को समझने का एक मनोविज्ञान है जो हम लोगों को किसी भी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ना मार्केटिंग के स्कूल में सिखाया जाता, ना आम स्कूलों में सिखाया जाता। ये सारी चीजों को वहां पर हम अपने, जो लोग हमारी संस्था से जुड़े हैं, हमारे यहाँ रह रहे हैं, उनको इसके लिए मानसिक बौद्धिक रूप से परिपक्व किया जाएगा। इस दुनिया में कोई उपभोक्ता नहीं होता, इस दुनिया में कोई उपभोक्ता नहीं होता, उपभोक्ता बनाया जाता है। और जब तक आप उपभोक्ता नहीं बनाते, जब तक आपको उपभोक्ता बनाने की कला नहीं आती, तब तक आप अपने ब्रांड को स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है मनोविज्ञान में, इमोशनल इंटेलिजेंस, EI। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की जो कला है, उस कला का प्रशिक्षण वहां पर संस्थान में दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? जिससे कि हम योग्य लोगों की योग्यता को समाज के सामने प्रस्तुत कर सकें। अयोग्य व्यक्ति हमारे यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि वह हमारे किसी काम का नहीं है, 2 मिनट में बाहर कर दूंगा। जिसके अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, जो समाज के लिए यूजफुल है, वही टिकेगा। लेकिन ऐसे प्रतिभावान लोग अपनी प्रतिभा को समाज में प्रस्तुत कर सकें और समाज उसको रिकॉग्नाइज करे, इसके लिए भी एक कार्यशैली है, एक जीवन शैली है, एक योजना पद्धति है, उसको वहां पर सिखाया, बताया जाएगा।
आपका बस सिर्फ प्रज्ञावान होना पर्याप्त नहीं है, आपकी प्रज्ञा की ऊर्जा को समाज रिकॉग्नाइज करे, ये भी जरूरी है। जो हर सफल उद्योग घराने में सिखाई जाने वाली विद्या है, यह हर सफल उद्योग घराने में सिखाई जाने वाली विद्या है। यही आपको निरंतर संपन्न बनाए रखती। कोई भगवान आपको निरंतर संपन्न नहीं बनाता। आपकी भावनात्मक समझ और दूसरों की भावनाओं को समझने की समझ ही आपके लिए संपन्नता के द्वार खोलती है। अगर भावनात्मक समझ विकसित नहीं हुई है आप में, तो आप जीवन भर परिश्रम करते रहेंगे, सफल कभी नहीं होंगे। सफल वही व्यक्ति हो सकता है जो चाटुकार नहीं, भावनात्मक समझ रखता हो। क्योंकि पैसा भावनाओं की समझ से पैदा होता है, किसी भगवान की कृपा से नहीं। हमें मार्केटिंग में किसे क्या देना है, कोई वजन नहीं है, कोई महत्व नहीं है, एकदम व्यर्थ की बात है। हम लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो क्या करते हैं, हम पहले से डायलॉग्स रट के जाते हैं कि वहां जाकर हमें ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये टॉपिक रखना है, ये बात रखनी, वो बात रखनी। एकदम गलत तरीका है। आप क्या देना चाहते हैं कोई महत्वपूर्ण नहीं है, सामने जो बैठा है वह आपसे क्या सुनना चाहता है, ये महत्वपूर्ण है। और जब तक आपको भावनाओं को पढ़ने की वृत्ति नहीं है, तब तक सामने बैठा हुआ व्यक्ति आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है, किस तरह के ज्ञान की अपेक्षा कर रहा है, ये आप कभी भी प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करना है कि इसका भी बौद्धिक प्रशिक्षण देना है अगली पीढ़ी को, जिससे वह अपने विचार थोपे नहीं किसी पर, बल्कि अपने तर्कों से अपने विचारों को अगले को मनवाए। व्यक्ति एक्सेप्टेंस दे, प्रेशर में आपकी बात को ना माने, उसे सहमति और स्वीकृति मिलनी चाहिए। इसके अलावा मैं एक चीज और भी देखता हूं, बहुत बड़ा भ्रांति कि लोग सोचते हैं बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेने से बहुत ज्ञान होता है ना, ये भी दिमाग से हटा दें। ज्यादा पढ़ने लिखने से कोई ज्ञान नहीं बढ़ता, सही चीज को पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। आप अगर ज्यादा पढ़ते हैं तो आप जीवन में फेल हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति अक्सर विरोधाभासी दुविधाओं में अटक जाता है, क्योंकि उसे कंसेप्ट नहीं क्लियर है। इसलिए पढ़ाई का प्रबंधन ही व्यक्ति के पढ़ने के महत्व को बढ़ाता है। पढ़ाई का प्रबंधन कैसा होना चाहिए, इस विषय को भी हम लोग वहां पर अपने प्रशिक्षण सत्र में अगली पीढ़ी को समझाएंगे। मुझे क्या आता है ये विषय नहीं है, विषय यह है कि हम जिसको प्रशिक्षित कर रहे हैं उसका बौद्धिक स्तर क्या है, वह क्या समझ पाएगा और क्या नहीं समझ पाएगा। ये समझ अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे कभी भी प्रशिक्षित नहीं कर सकते। ज्यादातर विद्वान लोग बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि वो बच्चों के बौद्धिक स्तर पर जा ही नहीं पाते। वो बच्चे को ये बताना चाहते हैं कि मुझे सब आता है, बच्चा कहता है मुझे इससे क्या लेना देना,
मुझे जो जानना है वो बता दो बस, मुझे सब आता है, इस भाव से भरा हुआ टीचर कभी भी बच्चे का जीवन नहीं संभाल सकता। आने वाले समय में जीविकोपार्जन का सामाजिक विज्ञान एकदम बदल जाएगा, बस सिर्फ 2-3 साल में ही, ज्यादा लंबा समय नहीं है। आने वाले समय में जीविकोपार्जन का सामाजिक विज्ञान एकदम बदल जाएगा। पैसा अर्थशास्त्र का विषय नहीं रह जाएगा, पैसा डिजिटल एल्गोरिदम का विषय हो जाएगा। जैसे आज शेयर बाजार को ही ले लीजिए, क्या शेयर बाजार इकोनॉमिक्स से चलता है, डिमांड एंड सप्लाई से चलता है? नहीं, वो एल्गोरिदम से चलता है। धीरे धीरे यही चीज सब जगह लागू होने वाली है। कोई इसका सटीक उदाहरण दे सकते हैं आप लोग? जैसे कि गोल्ड, सुबह 8-8:30 बजे एक रेट आ गया, क्या वह रेट किसी डिमांड सप्लाई पर बेस है? नहीं। फिर 12:30-1 बजे फिर दूसरा रेट आ गया इंटरनेशनल, वो किसी डिमांड सप्लाई पर बेस है? नहीं। फिर शाम को 4:30-5 बजे एक तीसरा रेट आ गया, क्या वो किसी डिमांड सप्लाई पर बेस है? नहीं। ये सब डिजिटल एल्गोरिदम पर बेस है। यही चीज हर सेक्टर में होने वाली है। जीरा है, नमक है, मिर्चा है, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, ये सब एल्गोरिदम बेस्ड रेट होने वाले हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स, डिमांड और सप्लाई से अब आगे वाला मार्केट नहीं चलेगा। आगे वाला मार्केट जो है वो एल्गोरिदम बेस्ड चलेगा, एआई बेस होगा। क्यों? क्योंकि जब चीजें सस्ती हैं तब वह मार्केट में उपलब्ध ही नहीं होंगी। जैसे आप लोग ऑनलाइन सामान बुक करते हैं, वो कहते हैं नॉट अवेलेबल, लेकिन जब आप बुक करते हैं तो इससे वो ये समझ लेता है कि इस सामान की समाज में कितनी डिमांड है, और वो जो डिमांड उसके पास आती है उसके द्वारा जब अगली बार वो अवेलेबल होता है तो नए रेट लिस्ट के साथ अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि डिमांड आई। और फिर जब लोग खरीद लेते हैं फिर उसका रेट कम हो जाता है। तो ये क्या है? ये डिमांड सप्लाई का एल्गोरिदम बेस्ड मार्केट है। इसलिए इस एल्गोरिदम बेस्ड मार्केट में अपने को कैसे सरवाइव करना है, कैसे इस्टेब्लिश करना है। क्या बस सिर्फ दाल रोटी खाना है, एक मकान ले लेना है, बच्ची की शादी कर देना, बस यही जीवन है? नहीं, इसके ऊपर भी बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे? क्या कोई रणनीति सिखाई गई जीवन में? नहीं सिखाई गई, लेकिन शैवग्राम में सिखाई जाएगी। जो यहां प्रशिक्षण लेगा वो जानेगा। क्या आप लोगों ने कभी यह महसूस किया कि एक ही चौराहे पर 6 लोग ओला बुक करते हैं एक ही जगह जाने के लिए, और उन 6 लोगों के मोबाइल पर उस जगह जाने का ओला का जो रेट आता है वो अलग अलग आता है? बताइए, ऐसा होता है महसूस किया कि गुरुजी, नहीं किया? ऐसा होता है गुरुजी। और एंड्रॉइड और आईफोन में भी डिफरेंस है। एंड्रॉइड और आईफोन की छोड़िए विशेष जी, आपकी बैटरी कितने परसेंट है? अगर आपकी बैटरी 5% से कम है तो आपको हाई रेट मिलेगा। आपकी बैटरी 15% से अधिक है तो आपको लो रेट मिलेगा। तो ये क्या है?
टैक्सी एल्गोरिदम बेस्ड रेट दे रही है, रियल रेट नहीं दे रही है। आपकी कितनी फंसी हुई है उस टैक्सी को करने के लिए, ये डिपेंड करता है कि आपसे कितना पैसा वह कंपनी खींच ले। स्पष्ट हुआ? किसी साथी को कोई बात कहनी हो, समझानी हो, पूछनी हो, पूछिए। और मेरे बात का खंडन करना हो, खंडन जरूर किया कीजिए। जो मैं कहता हूं उसे स्वीकार मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति के मन में कोई विचार खंडन का है, बिल्कुल खंडन कीजिए, बताइए मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं। बोलिए भाई, बोलते क्यों नहीं आप लोग? स्पष्ट है गुरुजी, बिल्कुल सही। तो अगर आपका चिंतन, आपकी कार्यशैली एकदम यूनिक है, रॉ है, बेसिक है, तभी आप आने वाले समय में सरवाइव कर पाएंगे। और अगर आपकी चिंतन शैली किसी की कॉपी है, जो आप सभी लोगों की है, तो आप आने वाले समय में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रतिस्पर्धा के युग में कॉपी करने वाला व्यक्ति फेल हो जाता है। इसलिए क्या करना है, हमें अपने को मौलिक विचार के साथ तैयार करना है। अगर हम मौलिक विचार के साथ अपने आप को प्रस्तुत नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम फेल हो जाएंगे। तो इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों का वहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। बाकी और जो सनातन संस्कृत के ज्ञान है, ब्रह्मास्मि क्रिया योग है, संस्कार चिकित्सा है, प्रज्ञाबोध है, ये तो प्रशिक्षण रहेगा ही। इसके अलावा भी जीने का तरीका सिखाया जाएगा। कैसे सिखाया जाएगा? फ्री में। रहना और खाना संस्थान की ओर से, आप सीखिए। भगवान शिव का ध्यान कीजिए, संस्कार चिकित्सा कीजिए, अपना उत्थान करिए, अपनी चेतना को विकसित करिए, वहीं रहिए, प्रशिक्षित होइए और अपना कल्याण कीजिए। लोक कल्याण के भाव से यह कार्य आरंभ किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति इसमें सहयोगी बनना चाहते हैं, सहयोगी बने। जो व्यक्ति दूर से देखना चाहते हैं, दूर से देखें। जो उपेक्षा करना चाहते हैं, उपेक्षा करें। लेकिन सनातन ज्ञानपीठ शैव ग्राम की स्थापना करके आने वाली पीढ़ियों को एक मजबूत आधार देगी, ऐसा हमारा संकल्प है। मैंने अपने विषय को पूरा किया। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई उत्सुकता हो, आप अपनी बात पूछ सकते। नहीं है? स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरु जी। स्पष्ट है। ठीक। अगले सैटरडे संडे से हम लोग ग्रह ऊर्जा परिवर्तन के नियमित क्लास करेंगे। 10 क्लास अभी तक हुए हैं, 10-12 क्लास अभी और होने हैं। अगले सैटरडे संडे से नियमित क्लास करके प्रयास करेंगे कि इस मई महीने में हम लोग उन्हें पूरा कर दें। मई महीने के अंत में संभवतः मुझे एक बार फिर
राजस्थान जाना पड़ेगा 2 दिन 3 दिन के लिए, जैसे अभी गए थे, तो वो मेरी जो सुविधा होगी मैं उस हिसाब से चला जाऊंगा। इस बीच में आप लोगों के मन में कोई विचार, कोई प्रश्न, कोई चीज पैदा हुई हो जो मानवता के कल्याण के लिए उपयोगी हो, तो आप हमें बताएं, या हमारे कार्य में कुछ सहयोगी हों आपके विचार, तो आप अपने सुझाव दीजिए, जिससे कि मैं विश्व के कल्याण के लिए उन कार्यों को कर सकूं। किसी के पास कोई सुझाव है, कोई विचार है, या अभी चिंतन करना बाकी है? चिंतन करके बताएंगे। बताइए। गुरुजी प्रणाम, रुद्र बोल रहा हूँ। गुरुजी सुझाव नहीं है, परंतु एक सुझाव जैसा ही है कि उस व्यक्ति का ही कल्याण हो सकेगा जो व्यक्ति शैवग्राम में आ पाएगा। जो शैवग्राम से दूर है, जैसे अभी राजस्थान में है, वह व्यक्ति अगर वो भावना भी रखता है तो उसके लिए उसे राजस्थान ही आना पड़ेगा। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि ये चीजें और भी कई जगह उपलब्ध हो जाएं और हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सके और हर व्यक्ति शिव के कार्य में अपना सहयोग दे सके? बिल्कुल हो सकता है। आप छत्तीसगढ़ में समिति बनाइए, वहां शैवग्राम स्थापित कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं राजस्थान आने की, लेकिन कार्य करना पड़ेगा। स्वप्ना जी और सुशील जी बंबई में नौकरी करते हैं और बड़े महत्वपूर्ण पद पे हैं। सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर एक बड़ा पद होता है। स्वप्ना जी भी सीनियर आर्किटेक्ट, लेकिन इसके बाद भी ये दोनों लोग बॉम्बे से यात्रा करके गए एक ऐसा गांव जहां बस सिर्फ सड़क है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं, कोई संसाधन नहीं, वहां कोई लोकल बस नहीं जाती। उस गांव में ये लोग गए और हमको भी आमंत्रित किया और ला करके वहां पर एक इन्होंने शैवग्राम की कल्पना के अनुसार कार्य आरंभ किया। जो इसमें आगे पैसा लगेगा, लगभग 1 करोड़ रुपए कम से कम लगना चाहिए। उसके लिए ये दोनों लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तैयार कर रहे हैं लोगों को। फंड का इंतजाम भी हो ही जाएगा और ये दोनों ही लोग मिलकर के वहां पर शैवग्राम स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जी के दिमाग में एक कंसेप्ट है जो इन्हें पसंद आ गया, तो ये उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। क्या ऐसा कार्य आप छत्तीसगढ़ में 5-6 लोग मिलकर के नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। अमित जी हैं, उत्तराखंड में देहरादून के आसपास शैवग्राम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऋषिकेश देहरादून के बीच में जगह ढूंढ रहे हैं। विशेष जी उनका साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, जबकि दोनों ही बहुत बिजी हैं, आईटी के हैं, बहुत बिजी हैं, समय नहीं है। सवेरे 8 बजे से शाम 6-7-8 बजे तक बराबर बिजी हैं, लेकिन इसके बाद भी दोनों लोग एक ज्वाइंट एफर्ट कर रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। आप भी छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं। मुझे किसी भी शैवग्राम का स्वामित्व तो नहीं चाहिए। ईश्वर ने जो मुझे दिया मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं, लेकिन आप अगर समाज के कल्याण के लिए शैवग्राम स्थापित करेंगे तो मैं उसमें आपका सहयोगी हूं और मैं आपका सहयोग करूंगा। ये शैवग्राम भी सुशील जी ही, सुशील की माता जी के नाम से मैं रजिस्टर करा रहा हूं। मेरा कोई इसमें रजिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप नहीं है। भाई मेरा जीवन ही कितना है, 20 साल। अगली पीढ़ी तैयार हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या है। लेकिन अगली पीढ़ी को तैयार होने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, जो अगली पीढ़ी करते नहीं दिखाई दे रही है। वो बस से वहीं बंद कमरे में एसी चला करके सब ज्ञान लेना चाहती है। नहीं, लाभान्वित होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी।
आप लाभान्वित होना चाहते हैं, आप भी मेहनत कीजिए, आइए, देखिए, समझिए, जानिए और कार्य कीजिए। हम तो कहते हैं आप एफर्ट करके इनसे पहले स्थापित कीजिए। इनके काम में तो अभी 4-5 महीने का समय लगेगा पूरा तैयारी और सारी चीजों में, आप 2 महीने में कर लीजिए। जब मैं यहाँ से 800 किलोमीटर दूर जा सकता हूँ, चौड़ा ग्राम, तो 800 किलोमीटर आपके यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन काम आपको करना है। ठीक है? स्पष्ट है गुरु जी। और कोई विचार, कोई प्रश्न किसी? आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अद्भुत चीजें सीखिए, आपका विकास हो, ये मेरी कामना है। शैव ग्राम इस पृथ्वी पर एक अलग तरह का ग्राम है और इस ग्राम में जुड़ने मात्र से आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, ये मेरा आपको वादा है। लेकिन जुड़ने की इच्छा और जुड़ने का समर्पण आपकी तरफ से होना चाहिए, वो कार्य आपको करना है। यहाँ सभी के लिए दरवाजे खुले, किसी से मेरी कोई प्रतिस्पर्धा इस धरती पर नहीं, क्योंकि मैं अपने आप में एक अलग तरह का आदमी। प्रतिस्पर्धा वहां होती है जहां पर एक ही जैसे काम करने वाले 2-3-4 लोग होते हैं। मेरे जैसे काम करने वाला इस धरती पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, इसलिए मेरी किसी से इस धरती पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, आप मेरे कार्य में सहयोगी बनिए, नहीं पसंद आ रहा है तो जिसका पसंद आ रहा है उसके सहयोगी बनिए, लेकिन अपने जीवन को सार्थक बनाइए, उसका सदुपयोग कीजिए, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी कामना है। इसी विचार के साथ मैं मीटिंग को पूरा करता हूं। सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार।